Good morning, students. So, class ninth, we are right now studying civics portion, and the chapter name is What is Democracy? Why Democracy? And in this class, we are summarizing the definitions which we have studied in the previous classes. So, let's start this topic. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो हमने पिछले चैप्टर्स में जो एग्ज़ाम्पल्स देखे थे, जैसे परवेज़ मुशर्रफ, चाइना, मैक्सिको एंड अदर कंट्रीज़ के। एक हमने लास्ट क्लास में एग्ज़ाम्पल देखा था ज़िम्बाब्वे का। तो ये सभी जो एग्ज़ाम्पल्स थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी किसकी, डेमोक्रेसी की। तो हम डेमोक्रेसी को एक बार इन सभी डेफिनेशंस पर उतार के देखते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। So, let's start. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. सो डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। लोग चुनते हैं, उनके चुने हुए लोग जाते हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, जो गवर्नमेंट को बनाते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी एक फॉर्म है जिसे लोग बनाते हैं, लोग चुनते हैं रूलर्स को और उन्हीं से मिलकर डेमोक्रेसी बनती है। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल्स को सेट किया था। पहला एग्जाम्पल है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। नाउ बाय दिस पॉइंट वी कैन अंडरस्टैंड और वी कैन रिलेट विद द प्रीवियस क्लासेस और प्रीवियस टॉपिक जिसमें हम लोगों ने परवेज़ मुशर्रफ का एग्जाम्पल लिया था। सो हियर वी कैन सी दैट परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया था, मिलिट्री कूप कर दिया था जिससे सारी की सारी जो पावर थी वो उनके हाथों में आ गई थी। तो परवेज़ मुशर्रफ क्या इलेक्टेड थे? बिल्कुल नहीं, वो इलेक्टेड नहीं थे। उन्होंने मिलिट्री कूप के ज़रिए खुद को ही क्या प्रूव कर दिया, एक तरीके से सर्वा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। सो ये डेमोक्रेसी नहीं है कि रूलर्स इलेक्ट बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, बट रूलर्स वो जो कि चुने हुए आते हैं, न कि जो ज़बरदस्ती खुद बन जाएं। Now point number 2, elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. So now इस पॉइंट के ज़रिए हम लोग समझेंगे कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए और इसमें हर एक पार्टी को, चाहे वो अपोजिशन पार्टी ही क्यों ना हो, उसे चांस मिलना चाहिए, फेयर चांस मिलना चाहिए। अब हम यहाँ से चाइना का एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि वहाँ की पार्टी ही जीतती थी, किसी न किसी तरीके से उनके थ्रू ही पार्लियामेंट में जाना होता था। और मैक्सिको का एग्ज़ाम्पल देखा था हमने, एक पार्टी का जो कि सारी की सारी पावर अपने हाथ में लिए हुए है। हर तरीके से वोट, वो इस तरीके से माहौल बना दिया था उस पार्टी ने कि वोट किसको जाने चाहिए, PRI पार्टी को जाने चाहिए। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। तो इलेक्शंस जब तक हमारी चॉइस नहीं होंगे, हम पर अगर थोपे नहीं जाएंगे और फेयर अपॉर्चुनिटी जब तक सबको नहीं मिलेगी, अपोजिशन पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो जीत सके। तो फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर, जब इलेक्शंस होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, प्रॉपरली होने चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। क्यों? ताकि वो जो अपने करंट रूलर है, अगर वो उसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। अब यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे सऊदी अरब, एस्टोनिया, न्यूजीलैंड का। वहाँ पे क्या था, सऊदी अरब में वुमेंस को 2015 तक इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, वोट देने का राइट नहीं था। तो क्या ये चॉइस मिली उन्हें? बिल्कुल नहीं मिली, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। वहीं पर एस्टोनिया में भी रशियन माइनॉरिटी वाला केस है, वहाँ पर भी चॉइस और अपॉर्चुनिटी छीनी जा रही है एक तरीके से। न्यूजीलैंड, मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, फ़िजी था, करेक्ट। फ़िजी में भी
हम क्या कर रहे थे, वहीं के लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इक्वल बेसिस पर, ये नहीं कि किसी एक को हम लोग प्रिविलेज दिए ही जा रहे हैं और दूसरा अगर माइनॉरिटी का भी है फिर कोई भी अदर रीज़न्स हो तो हम उसे अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, तो उसके वोट की वैल्यू ही नहीं रहेगी। वैल्यू तब होगी जब आप उसे पार्टिसिपेट करने दोगे। सो चॉइस मिलनी चाहिए लोगों को और अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए ताकि इक्वालिटी रहे, इक्वल बेसिस पर सभी लोग चुन सकें अपनी गवर्नमेंट को। नाउ द लास्ट पॉइंट, द एक्सरसाइज ऑफ हिज चॉइस लेड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। नाउ इस पॉइंट के अंदर एक्सरसाइज ऑफ हिज चॉइस लेड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड ऑन बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग पिछली क्लास का एग्ज़ाम्पल लेंगे जिसमें हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल लिया था जिम्बाब्वे का। तो जिम्बाब्वे में वहाँ के रूलर ने क्या किया, एक पार्टी थी, उसी एक पार्टी का एक मेजर रूलर था, वो प्रेसिडेंट बन गया। अब उसने क्या किया, धीरे धीरे करके सभी को, न्यूज़पेपर्स हो गया, मीडिया हो गई, सबको अपने हाथों में ले लिया। उसने जुडिशरी को भी अपने हाथों में ले लिया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिए। तो क्या है, एक्सरसाइज ऑफ चॉइस लेड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। ये जो गवर्नमेंट है वो किसके अंडर काम करेगी, गवर्नमेंट काम करेगी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और किसके लिए काम करेगी, सिटीजन्स के लिए काम करेगी, सिटीजन्स के राइट के लिए काम करेगी। हेयर वी कैन सी दैट जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंस मिली थी उसे 1980 में, एंड जो ये पार्टी है ज़ानू पीएफ वो उस टाइम पर रूल करती थी, एंड लीडर कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे। तो ये क्या कर रहे थे, एक तरीके से पूरी की पूरी पावर को कंट्रोल कर रहे थे। सो ये जो चीज़ें होती हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होती हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप चुन के आते हैं तो आपको सबके लिए काम करना पड़ता है, आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करेंगे। So now we will move forward to our next slide, which is our next topic, why democracy. And you can see that here is the picture which is in your book also, page number 9. ये टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी। सो इस टॉपिक के अंदर एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है एक मैम का, वो बोलती हैं चलो एक डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन किस पे, डिबेटिंग मेरिट्स ऑन डेमोक्रेसी। एज यू कैन सी हियर, सो कुछ बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं, कुछ डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देते हैं। तो ये एक ऐसा आर्गुमेंट है जिसे सुनकर उनकी जो टीचर है एटलीस्ट वो इतना तो जानती है, एटलीस्ट वो इस तरीके से उनके पॉजिटिव वे में लेते हुए कहती है कि आप लोग एकदम पैशनेटली आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आपको मतलब फैक्ट जो है वो एकदम क्लियर है। फैक्ट क्लियर होने से मतलब यहाँ पर है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी अगर इतने साल से डेमोक्रेसी है तो 60 सालों में, मान लिया हम एग्जांपल यहाँ का लेते हैं, तो इंडिया में डेमोक्रेसी है तो 60 सालों में, 70 सालों में क्या हो गया, क्या डेमोक्रेसी से गरीबी दूर हो गई? तो फिर दूसरा जो बच्चे हैं वो उनकी बात में रखते हैं कि डेमोक्रेसी का गरीबी से कोई मतलब है नहीं, करप्शन भी है, हिपोक्रेसी भी, बहुत सारी इंस्टेबिलिटी होती हैं। पॉलिटिशियंस होते हैं जो खुद में ही लड़ते रहते हैं, कोई परवाह नहीं करता है देश की। तो फिर इससे अच्छा तो ब्रिटिश रूल था, डिक्टेटरशिप सही है। बहुत सारी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जिससे ये पता चलता है कि उनमें ये एबिलिटी है बात को समझने की। फिर होता है हम लोग हमारे आर्ग्यूमेंट्स देंगे जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। Arguments against democracy. This conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy. ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को समझेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए पर क्या नहीं होता है। जैसे इन द फर्स्ट पॉइंट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लेड्स टू इंस्टेबिलिटी।
मान लिया आपके फादर एक ऐसी जॉब करते हैं जिसमें बहुत सारे ट्रांसफ़र्स होते हैं, तो उन ट्रांसफ़र की वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और साथ में आप सभी भी जाते हैं। सो ट्रांसफ़र होने की वजह से आप बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो अलग अलग स्कूल्स में जाने से एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है कि कहीं हम स्टेबल ही नहीं हैं। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हमने मॉनिटर बना दिया क्लास में किसी को। सो कभी हम किसी को बना रहे हैं, कभी हम किसी को बना रहे हैं, कोई 1 दिन आता है, कोई 2 दिन जाता है, तो क्लास में स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है। कोई एक मॉनिटर सब बच्चों को जान पाए, वो थोड़े टाइम तक के लिए मॉनिटरिंग कर सके। सो उसी तरीके से हम लीडर्स की बात करें तो लीडर्स बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से जो कंट्री है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। यहाँ पर है कि चाइना का एग्ज़ाम्पल ले लें, मेक्सिको का एग्ज़ाम्पल ले लें, हम जिम्बाब्वे का एग्ज़ाम्पल ले लें, या फिर परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान वाला एग्ज़ाम्पल ले लें। सभी को क्या चाहिए? पावर। पावर मीन्स सत्ता। सत्ता से मतलब है कि उनके कहे अनुसार काम होना चाहिए। एक तरीके से लीड कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया या कंट्री और स्टेट को। सो जैसे आप कंपटीशन होता है, इसमें अपोजिशन पार्टी को जीतने नहीं देना है, जो पावर है वो अपने अंडर में रखनी है, तो यहाँ पर मोरालिटी नहीं रह पाती है। मोरालिटी मतलब हम अपोजिशन पार्टी को बैड ट्रिक से, या फिर हम लोगों ने जो मेक्सिको की पार्टी थी उसका देखा था एग्जाम्पल, कि वो लोग तरह तरीके की ट्रिक्स अपना रहे थे ताकि अपोजिशन पार्टीज़ नहीं जीत सकें। तो क्या है, यहाँ पर मोरालिटी नहीं रही। नाउ नैतिकता गायब होती रहती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में जो नैतिक मूल्य है, नैतिक आदर्श है, उनकी बहुत कमी पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लेट्स टू डिलेज। नाउ डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक राजा होता है, उसने जो कह दिया वो बात मानी जाएगी। बट डेमोक्रेसी किन से मिलकर बनी है? लोगों से मिलकर बनी है। तो कोई सलाह करनी हो या फिर कोई रूल बनाना हो, तो मंत्रियों की, लोगों की, एक तरीके से हमें क्या चाहिए? साथ चाहिए होता है, कंसल्टेशंस चाहिए होती है। सो डेमोक्रेसी में हम 1000 लोगों को पूछते हैं, तो ये इनकी वजह से क्या होता है, कामों में डिलेज होने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लेड्स टू बैड डिसीजंस। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनमें से मोस्टली सब अपना ही फ़ायदा सोचना चाहते हैं। लोगों का फ़ायदा उनसे कोई उन्हें मतलब नहीं है। वो जानते ही नहीं हैं कि सेवा भावना क्या होती है। वो चुन के लोगों की वजह से आए, पर बाद में क्या हो जाता है, वो सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। तो ये क्या है, उनके बैड डिसीजंस को प्रमोट करती है। सोच समझ उनके अंदर है नहीं, वो चुन के आ गए, उनमें इतनी पावर नहीं है, उनमें इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं कि क्या डिसीजंस लिए जाएं। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, बुरे नतीजे, बुरे डिसीजंस वो लोग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी लेड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सत्ता पाना, मीन्स पावर में आना। सो पावर में आने के लिए हर पार्टी को एक तरीके से कंपटीशन करना पड़ता है एक दूसरे से, कि कौन विनिंग पार्टी हो, कौन लूजिंग पार्टी हो, जिसे अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक इलेक्टोरल कंपटीशन है, जो कि बेस फिर क्या हो जाता है कि जब हर पार्टी जीतने की कोशिश करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे नैतिक मूल्य है, मोरालिटी है, वो बनी रहे। लोग गलत काम भी करते हैं। गलत काम से इन द सेंस लोगों को फोर्स करना, उनको अपनी पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर करना, और मीडिया को एक तरीके से हम कहते हैं खरीद लेना, और दूसरी पार्टी के अपोजिट काम करवाना उनसे। सो ये सब क्या है, करप्शन को बढ़ावा देती है। क्योंकि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। जहाँ कंपटीशन हो जाता है या आ जाता है, ज़रूरी नहीं है वहाँ पर काम अच्छे से हो, वहाँ करप्शन ऐसा बोल नहीं सकते कि होगा ही, पर होता है। Now the last point, ordinary people don't know what is good for them, they should not decide anything. इस लाइन का मतलब है, आम आदमी को ये समझ में नहीं आता है कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग।
एग्ज़ाम्पल हम आप लोगों का लेते हैं छोटे बेस पर कि आप सभी गेम्स खेलने के लिए, अभी घर में छुट्टियां चल रही हैं तो सभी मोबाइल पर थोड़े दिन या थोड़े टाइम के लिए पढ़ाई करते हैं, उसके बाद गेम्स खेलने लग जाते हैं। सो ये क्या है, ये एक तरीके से आप लोगों को पता ही नहीं है आप लोगों के लिए क्या अभी अच्छा है या क्या बुरा है, तो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं आप लोग कि कितना टाइम किस चीज़ को देना चाहिए। तो ये डिसाइड कौन करता है, उनके बदले में आपके मदर फादर। और यहाँ अगर बात की जाए लोगों की, तो जो आम आदमी होते हैं वो लोग, इन्हें ये नहीं पता हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। मान लिया किसी एक नेता ने कुछ अगर गलत पट्टी भी पढ़ा दी तो वो उसकी बातों को भी फॉलो करने लग जाएंगे। उन्हें क्या चाहिए, 2 टाइम का खाना, वो उसी में खुश रहते हैं। तो उन्हें अपने जो राइट्स होते हैं, जो उनके लिए अच्छा है बुरा है, वो उनकी समझ होती नहीं है। तो उनका फ़ायदा कौन उठा ले जाते हैं, उनका फ़ायदा उठा ले जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। सो बाय ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव डन द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इन सभी पॉइंट्स से हम लोग ये समझते हैं कि क्या होना चाहिए पर क्या नहीं होता है। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।